गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त अपना ये ज्योग्राफी का लाइव सेशन। 5-7 मिनट जो क्लास है वो देरी से स्टार्ट होती है अपनी, क्योंकि मेरी अभी एक क्लास जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रही थी, RWA प्लेटफॉर्म पे ही। तो मेरे दोस्त, तो 5 से 7 मिनट लग जाती है, तो आप लोग जो है वो नाराज मत होना कि हमें 5 से 7 मिनट जो है वो इंतजार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, बेहतर होगा। सौरभ, अभिषेक, अंकित, प्रीति, कोमल, दीपक, पारुल, संजय, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी का वेलकम है। और कल हमने बच्चों अपने स्थलीय पड़ोसी देशों को पढ़ा था। आज हम अपने जो वाटर नेबरिंग कंट्री हैं, वाटर नेबरिंग कंट्री जो हैं बच्चों, जलीय पड़ोसी देश हैं, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा। मेरे दोस्त, जलीय पड़ोसी देश। आप सभी को पता होगा कि जल का कोई पड़ोस तो नहीं होता, क्योंकि पड़ोस तो बच्चों जमीन का ही होता है। और जो जमीन के जमीन लगा के बैठा हो उसी को हम सही मायने में पड़ोसी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जलीय पड़ोसी उसे बोलेंगे जो जल में हमारे सबसे नजदीक होगा। और जल में बच्चों हमारे जो नजदीक है सबसे, वो कौन है? वो है श्रीलंका। तो भारत का सबसे नजदीकी जो जलीय पड़ोसी देश होगा मेरे दोस्त, वो कौन होगा? श्रीलंका होगा। श्रीलंका के साथ साथ यहाँ पर एक हमारा जल में पड़ोसी देश होगा, मालदीव, ठीक है मेरे दोस्त। एक नीचे की तरफ हमारा यहाँ पड़ोसी देश होगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी बच्चों क्या लगता है? जल लगता है। तो पाकिस्तान जो है एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ जमीन भी लगती है और जमीन के साथ जल भी लगता है। और मेरे दोस्त, एक ऐसा ही पड़ोसी पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी है, जिसके साथ हमारी सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो लगती है, लेकिन बांग्लादेश के साथ जल भी लगता है। क्या लगता है? जल भी लगता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जलीय पड़ोसी देशों में चर्चा करेंगे श्रीलंका की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चों, श्रीलंका। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, श्रीलंका। बच्चों हम बात करें तो जो श्रीलंका हम पढ़ रहे हैं ना, आप सभी प्यारे बच्चों को पता होगा कि श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। मेरे दोस्त, श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो क्या था? सिलोन था। सिलोन था, ठीक है। 1972 के अंदर ये गणतंत्र देश बना मेरे दोस्त। और 1972 में गणतंत्र देश बनने के साथ ही इसने अपना नाम भी बदल लिया। और 1972 में इसका नाम हो जाता है लंका। 1972 में इसने अपना नाम क्या रखा? लंका रखा। सारे के सारे इसे लंका लंका बोला करते थे। तो मेरे दोस्त, ये बोला कि यार थोड़ा बहुत इज्जत तो कर लीजिएगा। सारे के सारे लंका लंका जब इसने बोलना शुरू किया, तो बच्चों इसने बोला कि यार तुम सारा का सारा दिन लंका लंका बोलते रहते हो, थोड़ी बहुत इज्जत तो कर लो। और मेरे दोस्त, फिर 1978 में इसकी इज्जत की गई। और जब भी हम इज्जत करते हैं किसी की, तो मेरे दोस्त श्री शब्द हम यूज करते हैं। और 78 में इसका नाम जो है वो रख दिया जाता है श्रीलंका। क्या रख दिया जाता है? श्रीलंका नाम रख दिया जाता है। जो आज हम यूज करते हैं श्रीलंका, ये 1978 के बाद इसका नाम रखा गया है, ठीक है। 78 से पहले इसे लंका बोला करते थे। और मेरे दोस्त, 1972 से पहले इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हम बात करें जो ये श्रीलंका पढ़ रहे हैं, तो इसकी कैपिटल कौन सी है? राजधानी कौन सी है? राजधानी कौन सी है? तो मेरे दोस्त, इसकी दो राजधानी है। एक राजधानी है इसकी डी फैक्टो राजधानी, और एक राजधानी है डी जूरी राजधानी। तो श्रीलंका की दो राजधानी है, एक डी फैक्टो कैपिटल होगी, एक डी ज्यूरी कैपिटल होगी। तो यदि हम बात करें कि इसकी डी फैक्टो कैपिटल कौन सी है, तो मेरे लाडले बच्चों, इसकी डी फैक्टो कैपिटल है, जो इसका सबसे पुराना और सबसे बड़ा शहर है, कोलंबो। तो कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है, सबसे पुराना शहर भी है। और इसी को बच्चों हम पुरानी राजधानी के रूप में भी जानते हैं। और वर्तमान में भी ये राजधानी है, लेकिन ये किस टाइप की राजधानी है? डी फैक्टो कैपिटल है। मेरे दोस्त, हम बात करें तो डी ज्यूरी कैपिटल इसकी कौन सी है? वो है जयवर्धनेपुरा। जयवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है बच्चों। या जयवर्धनेपुरा कट्टू भी बोल सकते हैं। तो जयवर्धनेपुरा कोट्टे मेरे दोस्त है, इसकी क्या है? डी जूरी कैपिटल है। जूरी का मतलब क्या होता है? जजेस का जो ग्रुप होता है, जजों का जो समूह होता है, उसे जूरी बोलते हैं। यानी कि हम इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं कि जहां पर श्रीलंका के नेता बैठकर श्रीलंका को चलाने का काम कर रहे हैं, वो कैपिटल मेरे दोस्त इसकी कौन सी है? जयवर्धनेपुरा है। क्या है? जयवर्धनेपुरा है, ठीक है।
इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर बच्चों मैंने आपको बताया अभी कि डी फैक्टो का मतलब है, फैक्टो से एक सेंस आ रही है फैक्ट्री वगैरह की, उद्योग धंधों की, ठीक है। तो यानी कि जहां पर उद्योग धंधों के ऊपर पूरा का पूरा बच्चों देख रेख किया जाता है, जो उद्योग धंधों के ऊपर शासन चलता है, तो उसको हम डी फैक्टो कैपिटल के रूप में यूज करेंगे। और डी जूरी का मतलब है जहां से नेता बैठकर बच्चों उसको चलाने का काम कर रहे हैं, वो आपकी जयवर्धनेपुरा होगी। अब अपने इंडिया की चाहे डी फैक्टो हो चाहे डी जूरी हो, अपने इंडिया की कैपिटल तो न्यू दिल्ली है बच्चों, ठीक है। राजधानी के बाद हम बात करते हैं यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है। यहाँ की जो मेरे दोस्त मुद्रा है, करेंसी है, वो है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया जो है वो यहाँ की मुद्रा है। मेरे दोस्त हम बात करें संसद की, ठीक है, तो संसद को यहाँ पर पार्लियामेंट ही कहा जाता है। संसद को यहाँ क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। मेरे बच्चों हम बात करें यहाँ नेशनल गेम की, राष्ट्रीय खेल की, तो यहाँ का जो नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है मेरे दोस्त, वो है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल जो है बच्चों वो यहाँ का नेशनल गेम है, ठीक है। हम बात करें तो श्रीलंका के सबसे नजदीक जो राज्य होगा भारत का, वो कौन सा होगा? वो आपका ये राज्य होगा। और ये राज्य कौन सा है मेरे दोस्त? ये राज्य है तमिलनाडु। तो आपको ध्यान रखना है, ये राज्य है तमिलनाडु। और तमिलनाडु जो है ये श्रीलंका के सबसे नियरेस्ट स्टेट होगा बच्चों, सबसे नजदीक राज्य होगा, ठीक है। श्रीलंका के सबसे नजदीक राज्य है तमिलनाडु। अब देखिएगा श्रीलंका और जो भारत है बच्चों, ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब भी पड़ोसी है, चाहे वो जमीन का पड़ोसी हो चाहे वो जल का पड़ोसी हो, तो बच्चों वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं से तो अलग होंगे, ठीक है। तो यहां से मैं आपको समझा रहा हूं, मान के चलिएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये लाइन सी आपने क्या खींच दी है, तो मेरे दोस्त आप लोग मान के चलिएगा कि ये जो इलाका है ये आपका तमिलनाडु है। यदि आप भारत को नीचे से देखेंगे ना, तो बच्चों ये तमिलनाडु का आपको इसी तरीके से कटा फटा अक्षेत्र नजर आएगा जो जल के साथ लगता है। और तमिलनाडु है बच्चों अपने देश का हिस्सा, ठीक है ना। बच्चों हम बात करें तो ये तमिलनाडु का कौन सा इलाका है? ये तमिलनाडु का पंबन द्वीप है। कौन सा द्वीप है मेरे दोस्त? पंबन द्वीप है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से कवर हो जाता है कि भाई पंबन द्वीप जो है ना वो कहां पर है, तो आप बोलेंगे कि पंबन द्वीप जो है ना मेरे दोस्त वो तमिलनाडु के अंदर है। बच्चों पंबन द्वीप के ऊपर ही ये इलाका है जिसका नाम है रामेश्वरम। इसका नाम क्या है? रामेश्वरम। आपसे पूछ ले कि रामेश्वरम जो है वो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। रामेश्वरम कौन से द्वीप का हिस्सा है? तो आप बोलेंगे पंबन द्वीप का हिस्सा है, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो रामेश्वरम का जो ये आगे की तरफ निकला हुआ हिस्सा होगा, यहां पर ये जो श्रीलंका की तरफ, अब आप बोलोगे कि सर जो ये राइट हैंड साइड में आपने लाइन खींच रखी है ये क्या है? मेरे दोस्त ये श्रीलंका है। ये क्या है? श्रीलंका है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भारत की वो कौन सी जमीन है जो श्रीलंका की तरफ है, आगे की तरफ गई हुई है या श्रीलंका के सबसे नजदीक है, तो बच्चों श्रीलंका की तरफ निकली हुई ये जो जमीन है इसका नाम है धनुष कोडी। क्या है बच्चों? धनुष कोडी। तो इसका नाम आप लोगों को याद रखना है, इसका नाम है धनुष कोडी। धनुष कोडी याद रखोगे इतनी सी बातें, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो ये फिर श्रीलंका है। तो श्रीलंका का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा इसे बोलते हैं जाफना द्वीप। बच्चों ये जाफना द्वीप फेमस रहा है लिट्टे के लिए। लिट्टे जो एक आतंकी संगठन रहा है, लिट्टे के आतंकवादियों ने ही बच्चों अपने जो प्रधानमंत्री थे, जो सबसे छोटी उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, राजीव गांधी, उनकी हत्या की थी। तो वही जो लिट्टे आतंकी ग्रुप रहा है ना, वो बच्चों इस जाफना द्वीप के ऊपर हमेशा से रहा। लेकिन अब बच्चों यहां से लिट्टे का खात्मा हो चुका है, ठीक है। तो श्रीलंका की आर्मी ने भारत की आर्मी के साथ मिलकर मेरे दोस्त वहां पर लिट्टे का सफाया करने का काम किया है। ये जाफना द्वीप है। लेकिन हम बात करें कि श्रीलंका की वो कौन सी जमीन है जो भारत की तरफ निकली हुई है, तो बच्चों श्रीलंका का ये इलाका भारत की तरफ निकला हुआ है और इस इलाके का नाम है तिल्लाई मन्नार। ठीक है, तिल्लाई मन्नार। तो इस इलाके का नाम क्या है? तिल्लाई मन्नार। तो सीधी सी बात है कि भारत का क्षेत्र है धनुषकोडी जो श्रीलंका की तरफ है, और श्रीलंका का क्षेत्र है तिल्लाई मन्नार जो भारत की तरफ है। बच्चों ये जो धनुषकोडी है और तिल्लाई मन्नार है, इसके बीच में जो जल है ना, इस जल के बीचों बीच बहुत सारे पत्थर के टुकड़े हैं।
दोनों के बीच लगभग 48 किलोमीटर का बच्चों फासला है। और इस 48 किलोमीटर के फासले में पानी के बीचों बीच आपको इस तरीके के पत्थर नजर आएंगे, और इन पत्थरों को बच्चों बोला जाता है राम सेतु। क्या बोला जाता है? राम सेतु। बच्चों बताया जाता है कि भगवान श्री राम जब माता सीता को लाने के लिए गए थे, तो उन्होंने इस धनुषकोडी क्षेत्र में आके ही वानर सेना के साथ यहाँ पर पत्थरों के माध्यम से एक पुल बांधने का काम किया था। और उस वानर सेना के अंदर दो बीटेक होल्डर थे, दो इंजीनियर थे। एक का नाम नल था, एक का नाम नील था। नल और नील नाम के दो बीटेक होल्डरों ने, इंजीनियरों ने मेरे दोस्त, इस पुल को बांधने का काम किया था। और ये वही पुल है जिसके ऊपर से पूरी वानर सेना मेरे दोस्त भगवान श्री राम के साथ लंका गई थी और माता सीता को सुरक्षित लेके आई थी। तो मेरे दोस्त इसीलिए इसे हम राम सेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम सेतु बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? हम बात करें, राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। आदम का पुल भी बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलेंगे आदम का पुल। आदम का पुल क्यों बोलेंगे? क्योंकि बताया जाता है जो मुस्लिम लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई कोई एडम्स नाम का आदमी था जिसने इस पुल को सबसे पहले पार किया था। और एडम नाम के आदमी के द्वारा सबसे पहले इस पुल को पार किए जाने के चलते इसका नाम मेरे दोस्त मुसलमान बोल देते हैं एडम्स ब्रिज। क्या बोल देते हैं? एडम्स ब्रिज। ठीक है ना? यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। मेरे दोस्त हम बात करें एडम्स ब्रिज के ठीक नीचे यहां पर जो पानी आपको नजर आएगा, एडम्स ब्रिज के ठीक नीचे बच्चों ये जो पानी आपको नजर आएगा, इस पानी को हम बोलते हैं बे ऑफ मन्नार। यानी कि मेरे दोस्त मन्नार की खाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। और ये जो मन्नार की खाड़ी है ना बच्चों, ये फेमस है किसके लिए? तो ये आपको ध्यान रखना है। मन्नार की खाड़ी जो फेमस है, प्रसिद्ध है मेरे दोस्त, किसके लिए फेमस है? एक तो ये फेमस है जलीय जीवों के लिए, या हम बोलेंगे जैव विविधता के लिए। बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु आपको यहाँ जल के अंदर इस खाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक तो जैव विविधता के लिए बच्चों फेमस है। ठीक है। दूसरा ये फेमस है मोतियों के लिए। बताया जाता है इसी खाड़ी के अंदर मेरे दोस्त मोती प्रदान करने वाली मछली पाई जाती है। और मोती प्रदान करने वाली मछलियों के लिए जो खाड़ी फेमस है, वो खाड़ी आपकी होगी मन्नार की खाड़ी। क्या होगी? मन्नार की खाड़ी होगी। बच्चों एडम्स ब्रिज के ठीक नीचे का पानी मन्नार की खाड़ी है, तो इसके ऊपर का जो पानी है वो किस नाम से जाना जाता है? एडम्स ब्रिज के ठीक है बच्चों ऊपर का जो पानी है, इस पानी को हम बोलते हैं पाक खाड़ी। ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है बच्चों, ये PALK, पाक खाड़ी से बोलते हैं। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं कि पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी से किससे अलग होती है, तो आप बोलेंगे एडम्स ब्रिज से। आदम का जो पुल है बच्चों, इसके नॉर्थ का जो पानी है वो पाक खाड़ी, और इसका जो साउथ का पानी है वो मन्नार की खाड़ी कहलाता है। और पाक खाड़ी और मन्नार खाड़ी को एक दूसरे से अलग करने का काम ये एडम्स ब्रिज करता है। और एडम्स ब्रिज जिन स्थानों को जोड़ता है वो भारत के तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप के रामेश्वरम का हिस्सा धनुषकोडी, इसको श्रीलंका के तिल्लाई मन्नार से जोड़ने का काम करता है। तो तिल्लाई मन्नार को धनुषकोडी से जोड़ने वाला पुल आपका राम सेतु कहलाता है। ठीक है? यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताओ दोस्त। आप फैक्ट्स के रूप में भी लिखेंगे मेरे दोस्त, फैक्ट्स के रूप में भी लिखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। एक बार समझने की कोशिश तो कीजिएगा। फैक्ट्स तो आपके किताबों में भी लिखे मिल जाएंगे, लेकिन इनकी लोकेशन मेरे दोस्त आपको मैप के ऊपर समझनी पड़ेगी। ठीक है? यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये भारत है, ये श्रीलंका है, तो भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? तो ये जो पाक की खाड़ी है, जो ये मन्नार की खाड़ी है बच्चों, यहां से एक चैनल गुजारा गया। ठीक है? यहां से इस तरीके से एक चैनल गुजारा गया। और ये जो चैनल मैंने आपको गुजार के दिखाया है जो रेड कलर के अंदर है बच्चों, इसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट। इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। ठीक है? तो मेरे दोस्त इसे पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। और यही पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से क्या करेगा? अलग करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत व श्रीलंका एक दूसरे से अलग
भारत और श्रीलंका मेरे दोस्त एक दूसरे से जो अलग होंगे वो किससे होंगे? पाक जलडमरू मध्य से होंगे। पाक जलडमरू मध्य से होंगे। अब जो बच्चा समझना चाहता है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सुन लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा पुल है? आप बोलेंगे राम सेतु है, एडम्स ब्रिज है, इसे आदम का पुल बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा आदम का पुल कौन से दो स्थानों को जोड़ता है? आप बोलेंगे धनुषकोडी को तिल्लाई मन्नार से जोड़ता है। आपसे पूछ लेगा तिल्लाई मन्नार किसका हिस्सा है? आप बोलेंगे श्रीलंका का हिस्सा है। आपसे पूछा जाएगा जाफना द्वीप किसका हिस्सा है? आप बोलेंगे श्रीलंका का हिस्सा है। आपसे पूछा जाएगा पंबन द्वीप कौन से राज्य का हिस्सा है? तुम बोलोगे तमिलनाडु का। रामेश्वरम कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? आप बोलोगे पंबन द्वीप के ऊपर है। धनुषकोडी कौन से द्वीप के ऊपर है? पंबन द्वीप के ऊपर है। आपसे पूछा जाएगा एडम्स जो ब्रिज है इसके साउथ का जो पानी है वो किस नाम से जाना जाता है? मन्नार की खाड़ी के नाम से। मन्नार की खाड़ी बच्चों किसके लिए फेमस है? जैव विविधता के लिए फेमस है। या मोतियों के लिए भारत की कौन सी खाड़ी फेमस है? मन्नार की खाड़ी। अब ये मोती कहां से आते हैं? ये बताए जाते हैं कि यहाँ पर मोती प्रदान करने वाली मछलियां हैं, और बच्चों इन्हीं मछलियों की तलाश में अपने भारत के बहुत सारे मछुआरे जो हैं वो गहरे पानी में निकल जाते हैं, और उनको मोती तो मिलते नहीं हैं बच्चों, उनको आगे श्रीलंका की नेवी मिलती है, और श्रीलंकाई जो नेवी के जवान है अपने भारत के मछुआरों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। ऐसे ही श्रीलंका के बहुत सारे मछुआरे बच्चों इन मोतियों की तलाश में बहुत आगे निकल जाते हैं और वो भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमारे वाली जो नेवी होगी वो श्रीलंका वाले मछुआरों को गिरफ्तार करके बच्चों जेल में डाल देंगी। तो दोनों देशों के बहुत सारे मछुआरे इन मोतियों के चक्कर में जेल के अंदर पड़े हुए हैं मेरे दोस्त। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा एडम्स ब्रिज के नॉर्थ के अंदर, यानी कि नॉर्थ क्या होगा? ऊपर वाली दिशा, सिर वाली दिशा नॉर्थ होती है, पैरों वाली दिशा दक्षिण होती है। तो एडम्स ब्रिज के नॉर्थ के अंदर कौन सी खाड़ी है? आप बोलेंगे पाक खाड़ी है। और मेरे दोस्त भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग कौन सा स्टेट करेगा? तो आप बोलेंगे पाक स्टेट करेगा। ठीक है ना। चलेगा भाई। मैप पे बताइए, मैप पे ही तो है मेरे दोस्त ये। ठीक है, इसको आप फील कीजिएगा ना, क्योंकि इतना बड़ा गैप थोड़ी बनेगा कि हम वहां एक एक चीज लिखेंगे, फिर वो गैप नहीं बन पाएगा। समझ में आई बात? तो मान के चलेगा जम्मू कश्मीर की बात करनी है तो उसमें हम पंजाब को क्यों दिखाएंगे, मध्य प्रदेश को क्यों दिखाएंगे? जब हमने बात की है कि ये तमिलनाडु है तो इसको मानचित्र के ऊपर तमिलनाडु मानो बच्चों, इसको आप श्रीलंका मानो बस। है ना। जब बात तमिलनाडु और श्रीलंका की हो रही है तो यहां महाराष्ट्र दिखाने का फायदा क्या होगा? क्यों? अफगानिस्तान के बारे में इतनी सी बातें थी जो मैंने कल आपको बताई है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। हम बात करेंगे श्रीलंका के बाद मालदीव की। दूसरा जो पड़ोसी देश है वो है मालदीव। मालदीव बच्चों, हम बात करें तो मालदीव जो है इसके बारे में बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है। तो मालदीव की राजधानी मेरे दोस्त माले है। माले। ठीक है। हम बात करें तो मालदीव की जो मुद्रा है, करेंसी है बच्चों, वो कौन सी है? तो आप बोलेंगे वो है मालदीव रुपया। मालदीव रुपया, ये आपको ध्यान रखना है, मालदीव रुपया। ठीक है। मेरे दोस्त यहाँ का जो नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल होगा मालदीव का, वो फुटबॉल होगा। क्या होगा वो? फुटबॉल होगा। ठीक है। हम बात करें मेरे दोस्त, यहाँ की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा मजलिस। क्या नाम होगा उसका? मजलिस नाम होगा। ठीक है ना। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? हाँ, मालदीव रुपया आएगा, मालदीव रुपया, रुपया नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना है ना। फै आएगा, फुफ्फे वाला फै। फुफ्फा तो समझते होंगे, हाँ, बुआ का पति फुफ्फा। तो फुफ्फे वाला फै आएगा मेरे दोस्त। हाँ, मजलिस, या इसको हम पीपुल्स मजलिस भी बोल देते हैं कई बार। इसका पूरा नाम ही आप लिख लो, पीपुल्स मजलिस इसे बोलते हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा हमें पड़ोसियों के बारे में पता होना चाहिए, सारा नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, फिर तो पड़ोसी के साथ जूत बच जाएगा बच्चों। यदि पड़ोसी की सारी बातें अपने को पता लगी ना, फिर तो पड़ोसी को सहन नहीं होगी ये बात। तो बच्चों हम बात करें मालदीव जो है ना, मालदीव, इस मालदीव के सबसे नजदीक कौन सा क्षेत्र होगा भारत का? तो मालदीव के सबसे नजदीक जो होगा, नियरेस्ट जो एरिया होगा बच्चों, वो होगा एक आइलैंड जिसका नाम है मिनिकोय। मिनिकोय जो द्वीप है मेरे दोस्त,
ये सबसे नज़दीक है, और मिनिकोय जो द्वीप है ये लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है ना मेरे दोस्त, जब सबसे नज़दीक मिनिकोय है तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि जो मालदीव हमारा जलीय पड़ोसी देश है, और ये जो मिनिकॉय है जो मेरे दोस्त अपने देश भारत का लक्षद्वीप समूह का द्वीप है, अरब सागर के अंदर ये स्थित है। तो मालदीव और मिनिकॉय जो एक दूसरे से अलग होंगे, तो मेरे दोस्त वो एक दूसरे से अलग किस माध्यम से होंगे? तो एक दूसरे से अलग होंगे वो एक चैनल से। बच्चों, उस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री कुछ नहीं है बच्चों, हमने पढ़ा था जब भारत को तो यहां से बच्चों जो अक्षांश टच करके जा रहा था उसकी वैल्यू 6 डिग्री 4 मिनट थी। ठीक है ना? और सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट थी। तो यहां से जो अक्षांश टच करके जा रहा था उसकी वैल्यू 8 डिग्री 4 मिनट थी। तो ये 4 मिनट ऊपर है, इससे ठीक नीचे का जो अक्षांश होगा मेरे दोस्त वो होगा आपका 8 डिग्री। क्या होगा? ये 8 डिग्री चैनल होगा। चैनल का मतलब है पानी के अंदर जो अक्षांश गुजारा गया है उसी को हम चैनल बोल रहे हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड ही है, अक्षांश ही है। और बच्चों यहाँ पर है मालदीव, यहाँ पर है मालदीव, ठीक है, और यहाँ पर है मिनिकॉय। ठीक है, और मेरे दोस्त यहाँ पर ये है लक्षद्वीप। ठीक है, और लक्षद्वीप के सबसे नजदीक आ जाएगा आपका केरल। कौन आ जाएगा? केरल आ जाएगा। कौन आ जाएगा? केरल आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? तो बातें क्लियर हुई तो मेरे दोस्त मालदीव भी क्लियर हुआ। बस इतनी सी बातें मालदीव की याद रखनी है। मालदीव के बाद एक और पड़ोसी पढ़ते हैं, बस उसके बाद पड़ोसियों का काम तमाम। फिर हम पढ़ते हैं तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री। बच्चों, इस पड़ोसी का नाम है इंडोनेशिया। बाकी जब हम द्वीप पढ़ेंगे ना तब इन देशों के द्वीप पढ़ेंगे हम सारे के सारे। जैसे इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप पढ़ेंगे, म्यांमार का कोको द्वीप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इंडोनेशिया जो है ना, आप सभी को पता होना चाहिए, ये एक मुस्लिम कंट्री है। सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है बच्चों यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश आपका कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा, जो श्रीलंका के ठीक नीचे आपको बच्चों हिंद महासागर में नजर आएगा। ठीक है, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है, और ये लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री ऑफ वर्ल्ड होगा। ये सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी होगा जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। बच्चों, द्वीप का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जिनको द्वीप का नहीं पता, आइलैंड का नहीं पता। आइलैंड, द्वीप, टापू मेरे दोस्त क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई जो बहुत बड़ा जल का हिस्सा होता है, यदि उस जल के बीचों बीच कोई जमीनी भाग उभरा हुआ हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? द्वीप बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप यूपी के अंदर मेरे दोस्त तालाब को क्या बोलते हो? पोंड को क्या बोलते हो मेरे दोस्त? एक बार फटाफट बताओ। आप जो यूपी के अंदर है बच्चों, हमारे हरियाणा में तो उसे जोड़ बोलते हैं, और उसी जोड़ को बच्चों शहर के लोग लेक बोलते हैं, झील बोलते हैं। ठीक है, तालाब हम बोलते हैं। तो यूपी में हम क्या बोलते हैं उसे? एक बार सारे के सारे भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं फटाफट बताओ मेरे को। अच्छा, जोड़ ही बोलते हो तुम भी? अच्छा, जोड़ ही बोलते हो, बहुत बढ़िया। फिर तो यार हम हरियाणा वाले यूपी वाले बिल्कुल सेम सेम है। तुम तो वैसे ही बोल रहे हो कि सर आपकी जो बोली है वो हरियाणवी है। अच्छा, तालाब बोलते हो। हाँ बच्चों, तालाब के बीचों बीच यदि कोई एक पेड़ भी खड़ा है ना, तो वो पेड़ पानी के बीचों बीच वो जगह है जहां पर तुम पैर रख सकते हो। तो पानी के बीचों बीच उभरा हुआ कोई भी जमीनी भाग क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? द्वीप कहलाएगा। अब कई यूपी वाले बच्चे बोलेंगे कि सर जोड़ के अंदर तो भैंस भी होती है और हम भैंस के ऊपर भी खड़े हो जाते हैं, तो क्या भैंस को भी हम आइलैंड बोल सकते हैं? तो मेरे दोस्त, भैंस को आइलैंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि भैंस तो जो है ना थोड़े से समय में अपने घर की तरफ निकल जाएगी। तो ऐसा थोड़ी है कि वो द्वीप बच्चों गलियों में घूमता रहेगा, घर में घूमता रहेगा, फिर वो जोड़ में बैठा रहेगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? तो भैंस को नहीं बोलेंगे हम द्वीप है बच्चों। कोई भी ऐसी जगह है जो जल के ठीक ऊपर की ओर उभरी हुई होगी उसी को हम द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, टापू बोलते हैं। अच्छा, पोखर कहते हो, बहुत बढ़िया। हाँ, पोखर बोलते होंगे। ठीक है बच्चों, ये जो इंडोनेशिया हम पढ़ रहे हैं ना, इसकी राजधानी आपसे कोई पूछ ले, इसकी जो कैपिटल है वो जकार्ता। और आप सभी को पता होगा कि ये जकार्ता जो है ना अब डूबने के कगार पे है। अब जब जकार्ता डूबने के कगार पे है तो मेरे दोस्त इंडोनेशिया अपनी जो नई राजधानी बना रहा है अब, वो बोर्नियो द्वीप के ऊपर बना रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी जो है वो कौन से आइलैंड के ऊपर बना रहा है? बोर्नियो आइलैंड पर। तो बोर्नियो द्वीप के ऊपर बच्चों अब इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बना रहा है। ठीक है ना?
बहुत बढ़िया। राजधानी के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे यहाँ पर मुद्रा की, करेंसी की। तो इंडोनेशिया के अंदर इंडोनेशियाई रुपया चलता है, इंडोनेशियाई रुपया चलता है। ठीक है बच्चों, मुद्रा के बाद हम बात करेंगे यहाँ के नेशनल गेम की, राष्ट्रीय खेल की। तो मेरे दोस्त राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ का वो बैडमिंटन है, बैडमिंटन। ठीक है, जिसको हम चिड़ी बल्ला बोलते हैं ना, बैडमिंटन। साइना नेहवाल, ठीक है, ज्वाला गुट्टा, इसके साथ साथ हम बच्चों पीवी संधू, ये सारी की सारी बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी हैं इंडिया की। तो बैडमिंटन जो है बच्चों वो नेशनल गेम है इंडोनेशिया का। राष्ट्रीय खेल के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ संसद को पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। संसद को हम क्या बोलते हैं यहाँ, संसद को पार्लियामेंट हाउस मेरे दोस्त कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इंडोनेशिया का जो द्वीप भारत के सबसे नजदीक है वो सुमात्रा द्वीप है। भारत के सबसे नजदीक जो द्वीप है इंडोनेशिया का, क्योंकि ये छोटे छोटे द्वीपों से ही मिलकर देश बना है, तो बहुत सारे द्वीप हैं। तो भारत के सबसे नजदीक जो द्वीप होगा बच्चों, उस द्वीप का नाम है सुमात्रा। कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा आइलैंड है। ठीक है, और हम बात करें तो सुमात्रा आइलैंड के नजदीक बच्चों कौन सा क्षेत्र है भारत का? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, भारत का उस क्षेत्र का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्योंकि दक्षिण में हमारा सबसे लास्ट जो गांव है वो इंदिरा गांव है, और इंदिरा गांव की जमीन के ऊपर जब मैंने पॉइंट लगाया तो ये इंदिरा पॉइंट कहलाया। और इंदिरा पॉइंट जो है मेरे दोस्त वो किसका पार्ट है? ग्रेट निकोबार का पार्ट है। कौन से निकोबार का? ग्रेट निकोबार। निकोबार का मतलब होता है नगन लोगों की भूमि। निकोबार जो है ये मलयालम भाषा का शब्द है, और मलयालम भाषा केरल राज्य में बोली जाती है। बच्चों अंडमान का मतलब होता है हनुमान, बजरंगबली। ठीक है, मंगलवार वाले बजरंगबली हैं बच्चों। तो अंडमान का मतलब हनुमान होता है, और निकोबार का मतलब नगन लोगों की भूमि होता है। तो बच्चों इसे ग्रेट निकोबार हम बोलते हैं, जो सबसे दक्षिण में हमारा क्षेत्र है। और उसी ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है इंदिरा पॉइंट, और उसी इंदिरा पॉइंट के नजदीक है सुमात्रा द्वीप। और ये इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा द्वीप एक दूसरे से जो अलग होंगे मेरे दोस्त, ठीक है, अलग होंगे एक चैनल से, उसे बोलते हैं हम ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल। तो ये सुमात्रा द्वीप और इंदिरा पॉइंट जो है ना, ये सुमात्रा द्वीप और जो इंदिरा पॉइंट है एक दूसरे से अलग। अब पड़ोसी हैं तो बच्चों एक दूसरे से अलग तो होंगे ना, पड़ोसियों का काम ही अलग होना है, तो एक दूसरे से अलग होते हैं ये ग्रेट चैनल से। बच्चों इस ग्रेट चैनल से ये अलग होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी होती है सर? लैंडलॉक्ड कंट्री को हम बोल सकते हैं कि जो जल के साथ ना लगता हो। ठीक है, जो जमीन जमीन से गिरा हुआ हो उसको हम लैंडलॉक्ड बोल देते हैं। अब कंट्री के अंदर लैंडलॉक्ड एक अलग डेफिनेशन देगा, लेकिन जब हम स्टेट की बात करेंगे, जैसे भारत के अंदर 28 राज्यों में से 5 राज्य लैंडलॉक्ड हैं। तो हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और तेलंगाना के अंदर, यदि आप भारत के इन 5 राज्यों को देखोगे तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो अपने भारत की सीमा जो है, जो स्थलीय सीमा है और तटीय सीमा है, उसके साथ ये 5 राज्य नहीं लग सकते। तो ऐसे राज्य जिनकी सीमा न तो स्थलीय सीमा और न मेरे बच्चों तटीय सीमा के साथ लगती हो, वो अपने भारत के अंदर लैंडलॉक्ड स्टेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया है अपना स्थलीय पड़ोसी देश और जलीय पड़ोसी देश। अब हम बात करेंगे कोस्टल बाउंड्री की। यानी कि मेरे दोस्त तटीय सीमा की। आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताइएगा भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी है, तो आपको यहाँ पर दो तरीके से आंकड़े ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, MHA में लिख रहा हूं 1970। ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं बच्चों वर्तमान, यानी कि जो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है। ठीक बच्चों, हम बात करें तो तटीय सीमा जो है अपने भारत की, वो 1970 की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट थी, जिसमें अच्छे तरीके से हमारी तटीय सीमा को नहीं मापा गया, उसके अकॉर्डिंग बच्चों 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन वर्तमान में जो बच्चों नया आंकड़ा निकल के आया है, तो आपको ध्यान रखना है 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो बेटा हम पढ़ चुके हैं ना। ठीक है,
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब भी तटीय सीमा पूछी जाए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। यदि उसने 11,098.81 किलोमीटर दे रखा है तो इसका मतलब वो आपसे अपडेटेड डेटा पूछ रहा है। तो बच्चों वर्तमान में हमारी तटीय सीमा 11,098.81 किलोमीटर है, ठीक है। और मेरे दोस्त यदि पुराने आंकड़े को पूछेगा तो पुराने आंकड़े के आधार पर हमारी जो तटीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये तटीय सीमा कौन सी होगी, ये होगी बच्चों, ये हमारी तटीय सीमा होगी, ठीक है। तो अपना जो भारत है वो आपको नीचे से ऐसे दिखाई देता होगा। और हम बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों जल है, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो जल है ना, इस जल को हम बोलते हैं अरेबियन सी। इसको हम क्या बोलेंगे, अरब सागर बोलेंगे, यानी कि अरेबियन सी बोलेंगे। और एक मेरे दोस्त है राइट हैंड साइड के अंदर जल, यहाँ पर भी जल ही जल है। बच्चों इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल यानी कि मेरे दोस्त इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। बच्चों हम बात करते हैं तो जो ये 7516.6 किलोमीटर है हमारा कोस्टल बॉर्डर है, ये सारे के सारे द्वीपों को मिलाकर है। ये भी द्वीपों सहित है और ये भी द्वीपों सहित है। जितने भी हमारे जमीन के टुकड़े बंगाल की खाड़ी के अंदर है या अरब सागर के अंदर है बच्चों, उनके बॉर्डर को भी माप लेते हैं, तब जाके ये 1970 की रिपोर्ट के आधार पे 7516.6 किलोमीटर और वर्तमान में है बच्चों 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। हम बात करते हैं तो जो 7516.6 किलोमीटर है बच्चों, इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं। तो तटीय सीमा के साथ भारत के 9 राज्य जुड़े हुए हैं। भारत के कितने राज्य हैं मेरे दोस्त, 9 राज्य हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 यूनियन टेरिटरी हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन करे केंद्र सरकार। एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन केंद्र सरकार करती है उसी को यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। और भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है वो जल के साथ लगते हैं, यानी कि तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं। बच्चों ये जो 9 राज्य हैं ये कौन कौन से होंगे, इन 9 राज्यों में हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है गुजरात का। सबसे पहले किसका नाम आता है दोस्त, गुजरात का। गुजरात से ठीक नीचे आपको नजर आएगा हमारा दूसरा राज्य जिसका नाम है महाराष्ट्र, ठीक है। बच्चों महाराष्ट्र के पैरों के अंदर जो पड़ा है वो छोटा सा पड़ा है गोवा, सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे अकॉर्डिंग टू एरिया। बच्चों गोवा के बाद हमारा जो स्टेट आता है उसका नाम है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के बाद मेरे दोस्त आता है स्टेट केरल, ठीक है। और केरल के बाद हम बात करें तो केरल के बाद मेरे दोस्त स्टेट आता है तमिलनाडु। तो ये है बच्चों तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के बाद यहाँ पर बच्चों हमारा स्टेट आ जाता है आंध्र प्रदेश, जो जल के साथ लग रहा है, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी के साथ बच्चों टच हो रहा है। आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर बच्चों आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद मेरे दोस्त आता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। कौन आता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, 9 राज्य हैं भारत के जो किसके साथ जल के साथ चिपके हुए हैं, तटीय सीमा के साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। ये जो 4 केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताए, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो इस तटीय सीमा के साथ जो 4 केंद्र शासित प्रदेश मेरे दोस्त टच करते हैं वो कौन कौन से हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात करें तो बच्चों सबसे पहला नाम आता है अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार। बच्चों सबसे ज्यादा जो जल के साथ चिपका हुआ है भारत के अंदर वो अंडमान निकोबार ही है। तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे लंबी जो तटीय सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, तो सबसे लंबी जो तटीय सीमा बनाएगा बच्चों वो गुजरात नहीं बनाएगा, अंडमान निकोबार बनाएगा। कौन बनाएगा, अंडमान निकोबार, ठीक है। बच्चों अंडमान निकोबार के बाद दूसरे नंबर पे हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप बच्चों हमारा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरे नंबर पे जो है वो है बच्चों दमन दीव व दादर नागर। तो आप सभी को पता होगा कि दमन दीव और दादर नागर को मेरे दोस्त मर्ज कर दिया गया, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को, ये आपको ध्यान रखना है, दमन दीव और दादर नागर को जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दमन दीव और दादर नागर जो है, इन दोनों को कब मर्ज किया गया है? 26 जनवरी 2020 को मेरे दोस्त, ठीक है। बिल्कुल अन्नू, बहुत अच्छे से सर मेरे समझ में आ रहा है। कुलदीप गुरुजी मजा आ गया है, एक नंबर का गुरुजी स्वाद आ गया है, बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी बातें तुम लिख रहे हो मेरे दोस्त। बेटा 15,106.7 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन किताबों के अंदर या जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार वो 15,200 भी बोल देता है, तो 15,200 वो लगभग बोलता है, ठीक है। तो ये जो आंकड़ों का गेम चलता है ना, वहां पर थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन मेरे दोस्त रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ाऊंगा। ऑप्शन में हो सकता है कि 15,106.7 ना आकर 15,200 आ जाए, क्योंकि किताबों के अंदर मैक्सिमम 15,200 ही लिख रखा है, ठीक है। सभी के कमेंट दिख रहे हैं, शालू, रोहित, कोमल, गार्गी, रुस्तम, दीपक, छवि, नकुल। बच्चों हम बात करें तो चौथे नंबर पे जो आएगा वो आएगा पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी, और आप सभी को पता होगा पुद्दुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, जिसकी जमीन 3 राज्यों के अंदर बिखरी हुई है। कितने राज्यों में बिखरी हुई है? 3 राज्यों के अंदर, यानी कि केरल के अंदर भी है, तमिलनाडु के अंदर भी है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी है। तो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जमीन 3 राज्यों में फैली हुई है बच्चों, वो पुद्दुचेरी होगा। इसकी जमीन केरल के अंदर भी है, तमिलनाडु के अंदर भी है और आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई बच्चों। ये जो 7516.6 किलोमीटर हमने पढ़ा, यदि हम बात करें कि इसमें से मुख्य भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो मेरे दोस्त मुख्य भारत की तटीय सीमा, मुख्य भारत का मतलब मैंने आपको बताया था 28 राज्यों वाला भारत। तो मुख्य भारत की जो तटीय सीमा है, कोस्टल बाउंड्री ऑफ मेन इंडिया बच्चों, वो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भारत की जो तटीय सीमा होगी वो कितने किलोमीटर हो जाएगी गुरुजी? 6100 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। 6100 किलोमीटर। बच्चों हम बात करें तो ये जो 9 राज्य हैं, तो इन 9 राज्यों के कितने जिले हैं जो पानी के साथ लगते हैं? तो 9 राज्यों के बच्चों 66 जिले हैं। कितने जिले हैं? 66 जिले। तो आपको ध्यान रखना है कि 9 राज्यों के बच्चों 66 जिले, 66 डिस्ट्रिक्ट। और जो हम 4 केंद्र शासित प्रदेश बोल रहे हैं, 4 यूटी, इन 4 यूटी के बच्चों कितने जिले हैं? 4 ही जिले हैं। तो टोटल हम बात करें मेरे दोस्त, भारत के कितने जिले जल के साथ जुड़े हुए हैं या तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं? तो आपको बोलना है कि भारत के 70 जिले। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर टोटल भारत में कितने जिले हैं? तो 2011 की जनगणना के आधार पे भारत के अंदर जिलों की संख्या 640 है। तो 640 जिलों में से 70 जिले मेरे दोस्त पानी के साथ लगते हैं, कोस्टल बाउंड्री के साथ जुड़े हुए हैं। और ये 70 जिले हैं मेरे दोस्त 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के। और हम बात करें तो जो मुख्य भारत की तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। और इस मुख्य भारत की 6100 किलोमीटर तटीय सीमा के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं। हम बात करें तो इनमें जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो किसकी होगी? गुजरात की होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, सबसे लंबी तटीय रेखा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट आपका होगा गुजरात, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट कौन सा होगा? गुजरात होगा। बच्चों सबसे छोटी जो तटीय रेखा है वो किसकी होगी गुरुजी? सबसे छोटी जो तटीय रेखा है वो गोवा की होगी। सबसे छोटी या सबसे कम मेरे दोस्त तटीय रेखा, ठीक है, वो गोवा की होगी। अब गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला है, तो आपसे पूछ ले कि आंध्र प्रदेश बच्चों कैसा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश आपको बोलना है गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला। तो मेरे दोस्त सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट आपका कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश बच्चों दक्षिण भारत का हिस्सा है। और दक्षिण भारत के अंदर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आपसे पूछ ले तो दक्षिण भारत के अंदर गुजरात नहीं होगा, क्योंकि गुजरात के बीचों बीच बच्चों जब कर्क रेखा गुजरती है तो गुजरात का ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गुजरात कहलाता है, नीचे वाला दक्षिणी गुजरात कहलाता है। तो बच्चों जब कर्क रेखा गुजरती है और गुजरात के तट को 2 भागों में बांट देती है, तो बच्चों गुजरात का जो तट है वो आंध्र प्रदेश से दक्षिण भारत के अंदर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दक्षिण भारत के अंदर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है एक बच्चे ने कि सर लास्ट में जो है ना, वो जो आप कराते हो उससे रिलेटेड 5, 10, 15 क्वेश्चन वन लिनियर लेके आया करो। ठीक है मेरे दोस्त, हम कल से कोशिश करेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है एक बार हम उसकी रिवीजन जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से करें। ठीक है, हिमांशी वर्मा, छवि, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त मैं एक बार आपको सारे के सारे आंकड़े जो है वो बता देता हूँ।
ठीक है, आंकड़ों के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये मैंने दोनों रिपोर्ट आप लोगों को यहां पर लिख दी है और दोनों की दोनों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप आंकड़े याद रख लीजिएगा बच्चों। ये पुराना आंकड़ा है, ये ओल्ड डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 1970 का, ठीक है। और ये वर्तमान का आंकड़ा है बच्चों, वर्तमान का आंकड़ा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे लंबी जो तटीय रेखा है बच्चों वो किसकी होगी, गुजरात की। और गुजरात की यदि मैं बात करूं पुराने आंकड़े के आधार पर, तो गुजरात की जो तटीय रेखा है वो 1214.7 किलोमीटर बताई गई। लेकिन वर्तमान में जो 11,098.81 किलोमीटर मैंने तटीय रेखा बताई बच्चों, उसमें भी गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य होगा। राज्यों के अंदर मैं जिक्र कर रहा हूं गुजरात होगा। ओवरऑल का मैं जिक्र करूं बच्चों, यदि मैं केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लेता हूं, तो सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की नहीं बल्कि अंडमान निकोबार की होगी। ठीक है मेरे दोस्त, आंध्र प्रदेश का दूसरे नंबर पे स्थान है 973.7 किलोमीटर। इसका आंकड़ा याद रखना जरूरी है क्योंकि पहले वाले दो जरूरी हैं, उसके बाद आगे की जरूरी नहीं है। मेरे दोस्त हम बात करें तो वर्तमान में जो नई रिपोर्ट आई है ना, उसमें मेरे दोस्त दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आ चुका है। कौन आ चुका है, तमिलनाडु। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा चेंज हो चुका है, स्थान भी चेंज हो चुका है। पुराने आंकड़े के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे था, लेकिन बच्चों नए आंकड़े के आधार पे तमिलनाडु जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। बच्चों पुराने आंकड़े में तीसरे नंबर पे तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर, और यहां तीसरे नंबर पे आ जाता है बच्चों आंध्र प्रदेश 1053.07 किलोमीटर। ठीक है, तो सिर्फ दो आंकड़े याद रखने हैं आपको, उसके बाद आंकड़े याद नहीं रखने, बस नाम याद रख लो। भाई महाराष्ट्र है चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे केरला है, छठे नंबर पे उड़ीसा है। छठे नंबर पे कौन है मेरे दोस्त, उड़ीसा है। ठीक है, सातवें नंबर पे कर्नाटक आ जाता है। सातवें नंबर पे कौन आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है मेरे दोस्त। आठवें नंबर पे जो है ना वो पुराने आंकड़े के आधार पे पश्चिम बंगाल आ जाता है बच्चों। नौवें नंबर पे गोवा, दमन और दीव आ जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार देखिएगा बच्चों 1962 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है अंडमान निकोबार की, गुजरात से भी ज्यादा। और वर्तमान में भी सबसे ज्यादा जो है वो किसकी है, अंडमान निकोबार की। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसकी है, तो बच्चों आपको गुजरात का नाम नहीं लेना, आपको ऑप्शन देखना है। और यदि गुजरात के साथ ऑप्शन में अंडमान निकोबार है तो आपका आंसर अंडमान निकोबार ही बनेगा। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ लक्षद्वीप जो आइलैंड है बच्चों, ये 132 किलोमीटर अब 144 किलोमीटर हो चुका है। पुदुचेरी या पांडिचेरी की जो बच्चों कोस्टल बाउंड्री है पहले 30.6 किलोमीटर थी, अब 42.65 किलोमीटर हो चुकी है बच्चों। टोटल आप सारे का सारा टोटल करोगे तो ये 7516.6 किलोमीटर आएगा, और वर्तमान में आएगा 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है ना, ठीक है मेरे दोस्त।